हाय गाइस, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ अ गाइड टू रियलिटी ऑफ मैनेज एक्स्ट्रा। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है एंड इसका फादर कहता है कि हाँ, मैं इस बात को समझ सकता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें तो नॉर्मली हो सकती हैं। वो भी काफ़ी स्माइल और खुश होते हुए उसे कहती है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और वो बात करते हुए यही सोच रही होती है कि अगली बार वो उसके अंदर से और भी काफ़ी सारी चीज़ें खरीदेगी, क्योंकि उसे अब इस वक्त ये भी कम लग रहा था। लेकिन हर चीज़ खरीदने वाली चीज़ नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें अनलॉक भी थी। थोड़ा सा सीन में पास्ट का दिखाया जाता है, जब एनिस काफ़ी सारी चीज़ें खरीद रही थी और उस वक्त उसने एक जाम का पोशन भी खरीदा था। फिर वो उसे पीते हुए यही सोच रही होती है, क्या क्या मैं इसको और नहीं खरीद सकती। उस जगह पर लिखा हुआ था कि आपके पास अभी ये सिस्टम अपेयर हुआ है, लेकिन ये आपके पास अवेलेबल मौजूद नहीं है। आपका लेवल इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। और वो जाम की दूसरी बोतल पी रही थी। तो आ जाते हैं हम वापस रियलिटी में। उसके फादर उसको कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें पहले अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इतना सारा काम था कि मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रहा था। वो एक मैच्योर लुक देते हुए कहती है, हाँ फादर क्यों नहीं, वैसे भी ऐसा हो जाता है कि आप काफ़ी मर्तबा बिजी होते हैं। उसके इस बात पर उसके फादर के तो आंसू ही टपक पड़ते हैं, क्योंकि उसकी बच्ची दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी और वो उसकी तारीफ़ें करने लग जाता है कि मेरी बेटी वाकई में बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल लेडी है, उसने इतनी सारी चीज़ें इतने कम समय में सीख ली हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। लेकिन तूने मुझे बताया नहीं कि तुम ड्यूक ब्लेको के साथ इन्वॉल्व हो चुकी है रोमांटिकली तौर पर। उसके इस बात पर उसके मुंह का खाना ही बाहर आ जाता है। उसे तो ऐसा सदमा लग रहा था जैसे कि उसके फादर ने उससे न जाने क्या बात करती हो। लेकिन उसका फादर तो बहुत ही ज़्यादा खुश था उससे ये बात करते हुए। वो अपने मुंह से वो खाना साफ करते हुए कहती, फादर आखिर आप ये क्या बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ में बटलर भी दिखाया जाता है, जो कि उसकी एक एक बात सारी की सारी ड्यूक को बताता चला जा रहा था। फिर वो उससे कहती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके फादर का तो मुंह ही उतर जाता है। लेकिन फिर भी वो कहता है, वैसे ये मेरी जगह नहीं है, लेकिन अब तुम एडल्ट हो चुकी हो और मुझे तुम्हारी चीज़ों में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कैसा ट्रेंड आ चुका है कि सीक्रेट मीटिंग होना, वो भी सोशल वेयर हाउस के अंदर। उसकी इस बात पर उसके अंदर दोबारा से बैड फीलिंग्स आने शुरू हो जाती हैं। एनिस बेइंतहा निराश हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी कैसे हो चुकी हैं। आखिर किस जगह पर गलती हो सकती है। क्या ये इस वजह से हुआ कि मैंने उसके साथ डिनर अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया था, या फिर इस वजह से कि मैं उसे बगैर कुछ कहे रिसेप्शन रूम की तरफ ले जाने लगी। ओह, आखिर ये सारी चीज़ें इस तरह कैसे शुरू हो चुकी हैं। मुझे इन सारी चीज़ों को लॉयर से मिलकर बहुत जल्द सेटल करना पड़ेगा। उसका फादर अपने सर पर हाथ रखता हुआ कहता है कि आजकल के ट्रेंड्स इतने ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। सीक्रेट तौर पर किसी से मुलाकात करना, वो भी सोशल रूम के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा एक थर्ड क्लास की कोई चीज़ है। वो उससे फिर दोबारा बोलता है, क्या ये अभी हाल ही का किसी किस्म का ट्रेंड है। वो घबराती हुई उससे कहती, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी फादर, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। तो उसका फादर बड़े प्यार से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर क्या है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए और अपना मुंह बनाते हुए कहती है, फादर असल में ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। और फिर वो अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं कि फादर बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, असल बात ये बिल्कुल भी नहीं है। और वो अपने जहन में एक इमेज बनाने लगती है कि अगर ये इसी तरह सेपरेट होता चला गया तो हर जगह पर हमारी अफवाहें उड़ती चले जाएंगी। लॉयड मेलवी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा और वो यही कहेगा कि तुमने पहले ही एनिस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे सामने बिल्कुल भी प्रिटेंड करने की कोशिश ना करो। और इस तरह की काफ़ी सारी बातें हो रही थी। और जैसे ही मेलवी उसको कन्फेशन को रिजेक्ट करके जाती है, वो उसके तरफ ऐसे निगाहें दिखाता है जैसे कि वो अभी खा जाएगा। एक ड्रैगन भरी निगाहें उसकी तरफ दिखाता है और वो उसकी निगाहों को देखकर सोच कर ही बहुत ज़्यादा बुरी तरह घबराई जा रही थी। इन दी एंड अगर इस तरह होता है तो उसकी एक बहुत ही ज़्यादा बैड एंडिंग होगी। और फिर वो अपने जहन से ये सारी सारी इमेज को झटकते हुए कहती है कि नहीं, मैं इस तरह की मीनिंगलेस मौत नहीं चाहती हूँ। और फिर वो सारा हाल हवाल अपने फादर को बता देती है कि आखिर इस तरह हुआ था, ये हुआ था और यूँ। जिस पर उसका फादर उसकी सारी बातों को समझ जाता है। उसका फादर कहता है, अच्छा तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम ड्यूक बेलेको के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इफेक्शन भरा चेहरा दिखाते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल भी एक दूसरे से इन्वॉल्व नहीं है। फादर कहते हैं कि अच्छा तो वैसे काफ़ी अच्छी बात है, अगर तुम उसके साथ इन्वॉल्व होती तो मेरा ख्याल इस तरह के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती थी। वैसे भी इस तरह के रूमर्स आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डिस्मिस होते ही चले जाएंगे।
वैसे मैं तुम्हें इन गॉसिप से छुटकारा हासिल करने का एक आसान तरीका बताऊं? तुम्हें जल्द से जल्द ड्यूक बेलोगे के साथ इंगेज होना होगा, क्योंकि ये पूरे एम्पायर का सबसे ज़्यादा बेहतरीन मैच होगा। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके इस बात पर उसके तो बहुत ही ज़्यादा होश उड़ जाते हैं और वो खामोशी से अपने फादर की तरफ देखना शुरू कर देती है। अपने मन में कहती है, नो वे, ये काफ़ी अच्छा इंसान हो सकता है जो कि ज़्यादातर लेडी का एक क्रश हो सकता है। और वो इस तरह का इंसान भी है कि वो किसी का भी फेवर बहुत जल्दी हासिल कर सकता है। फिर वो अपने जहन में दोबारा से इमेज बनाने लग जाती है कि अगर वो इस तरह की बातों या रूमर्स की वजह से किसी के साथ इंगेज हो सकता है, नो वे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ फादर, मैं सारी चीज़ों को अच्छे से जानती हूँ। फिर वो अपने फादर से कहती है कि फादर, मुझे लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में। और अपने मन में कहती है, वो इंसान वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, हालांकि वो मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करता है कि वो मुझे मारना ही चाहता है। और फिर वो उस नाम को याद करती है जब लोगों के सामने उसका नाम अपीयर हुआ था, जो कि वाइट और रेड कलर में था। नेक्स्ट डे एनिस अपने रूम में बैठी हुई अपने बालों को कॉम्ब करवा रही होती है और साथ ही साथ वो सारी की सारी खबरें को पढ़ भी रही होती है कि इर्द गिर्द कोई अफवाह तो नहीं उड़ गई इनके बारे में। और वो एक एक करके सारी चीज़ों को चेक कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ का सुकून का सांस लेती है। पीछे से अचानक से ब्लेक को आता है और कहता है, तुम इस बात में रेस्ट अश्योर कर लो। उसके अचानक से आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसकी तरफ देखती है। फिर सोच भी रही होती है कि आखिर ये इस जगह पर कर क्या रहा है। फिर वो उसके सामने कुछ न्यूज़पेपर पटकते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले से कहा था कि इस तरह के रूमर्स जंगल में आग की तरह फैलते हैं, तुम्हें इनके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। जैसे ही वो न्यूज़पेपर पर गौर करती है, वो सारे के सारे न्यूज़पेपर उसके और एनिस के बारे में ही मौजूद थे, जिस पर यही लिखा था कि आजकल के ट्रेंड में एक दूसरे से सौदे रूम में मिला जा रहा है, ये इस तरह की बात है। लेकिन वो इस बात में काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थी और कहती है कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही सारे के सारे न्यूज़पेपर तो पढ़े हैं। लेकिन बिल्कुल पहले से ही कह देता है कि मैंने उससे पहले ही सारी की सारी चीज़ें, जबकि ये एडिशन लोगों में बांटने से पहले ही जो इसका फर्स्ट एडिशन था मैंने उसको चेक कराया और सारी की सारी जो भी इस तरह की खबरें थी मैंने पहले ही सारी की सारी रिमूव करवा दी थी। फिर वो उसके ऊपर एहसान जताते हुए कहता है, वैसे तो मैं सिर्फ अपने बारे में इसके बारे में न्यूज़ ख़त्म करवाना चाहता था। वैसे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने तुम्हारी न्यूज़ भी रिप्लेस करवा दी क्योंकि मुझे लगा शायद हो सकता है ये तुम्हारे फादर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। उसकी इस बात पर एनिस के थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर उसने ये क्यों किया। वो फेवर के बदले फेवर हासिल करना चाहता था और वो डायरेक्टली उससे पूछ भी लेती है कि आखिर ऐसे क्या वजह थी, जिस पर वो डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए कहता है कि अभी हाल ही में ही हमारे रेजिडेंस में एक पार्टी होने वाली है जो कि हम ही होस्ट कर रहे हैं। तो मुझे तुमसे सिर्फ इतनी सी हेल्प चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम लेडी मेलवी को उस पार्टी में लेके आओ और उसे थोड़ा बहुत इधर उधर करके थोड़ा टाइम निकाल सको ताकि वो मुझसे अकेले में मिल सके। वो कहते हैं कि तुम ये खुद से हैंडल क्यों नहीं कर सकते। इस पर बिल्ले को कहता है कि तुम्हें लगता है कि शायद मेलवी इस तरह के काम कर सकती है, वो मुझसे अकेले में मिल सकती है। उसके इस बात पर एनिस को गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते हुए न्यूज़पेपर्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तो वैसे मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सारी की सारी न्यूज़पेपर की वजह से। असल में मेरे पास बस इतना सा ही ड्राफ्ट मौजूद था जो छुपा हुआ था। अगर आप इस दिन आए तो मैं मौजूदा जितना भी ड्राफ्ट मौजूद है मैं वो आपके हवाले कर दूंगी। और इस बात को अच्छे से समझ लो, मैं अगले 3 दिन में वो पार्टी अटेंड करूंगी। और इस बात को मेक श्योर कर लो कि मैं तुम्हारी और मेलवी के अकेले में एक मुलाकात करवा दूंगी। लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती, ये इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती कि मौसम के हवाल किस तरह चल रहे हैं। ये सारे के सारे ड्यूक के ऊपर मौजूद है, तो अब अपनी सारे के सारे फ्रस्ट्रेशन बाद में जाके मुझ पर मत दिखाना। वो ये कहते हुए कि मैं ये बात अपने जहन में रखूँगा और वहाँ से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एनिस की एक मेड जो कि उसी न्यूज़पेपर को हाथ में लिए कुछ सोच रही होती है और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। फिर हमें ग्लोरिया का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर वो छुपते छुपाते आई थी और उस तक अपनी खबर पहुंचा देती है कि मेलवी ने कहा है कि वो अगले आने वाली ड्यूक ब्लूको की पार्टी को अटेंड करेगी। फिर हमें एक चेस का पीस दिखाया जाता है जिस पर हमें ग्लोरिया कहते सुनाई देती है, वो वुमेन असल में पार्टी अटेंड करेगी। मैं इस बारे में अच्छे से याद है मुझे कि मैंने उसे एक लेटर भेजा था और मैंने ये एडवाइस भी की थी कि वो दोबारा मेरी नज़र से ना आए। क्या ये इतना ज़्यादा क्लूलेस था कि वो इस तरह के रेट को नहीं पढ़ पाई, इस तरह के लेटर्स को नहीं पढ़ पाई और वो काफ़ी ज़्यादा रोब से बैठी हुई थी उस जगह पर। फिर वो अपनी निगाहें नीचे करते हुए कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि किसी ऐसे बंदे से
डील करना जो कि बेइंतहा बेवकूफ़ हो, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आखिर एनिस ने मेल्वी को पार्टी अटेंड करने से क्यों नहीं रोका? मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसको अच्छे से बताया था कि वो इस तरह करे। जिस पर उसकी नाइट उसको बताती है कि अभी हाल ही में कुछ खबरें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाहर फैल रही हैं, और वो ये कि काउंट की बेटी दिन ब दिन बदलती चली जा रही है। हालांकि इतना कि उसने अभी हाल ही में होने वाले अपने डिनर अपॉइंटमेंट को भी कैंसिल कर दिया था, जो कि यंग लेडी के साथ थे और हालांकि ड्यूक बिलेको के साथ भी थे। उसकी इस बात को वो काफ़ी ज़्यादा रूड वे में कहती है कि यंग लेडी की शायद प्लान ये है कि वो मेल्वी के साथ सारे अरेंजमेंट खुद से करने वाली है बैंकेट के। ये कितना ज़्यादा बेकार है। हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एनिस ग्लोरिया के पास आई थी और उसने उसे कहा था कि मैं ये प्रिटेंड करूँगी मैं मेल्वी के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ और उससे हर वक्त चिपके रहूँगी जैसे कि कोई उसके परछाई हो, और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उसके इस तरह के प्लान्स को जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको तोड़ती ही चली जाऊँगी। फिर ग्लोरिया सोचती है कि आखिर किस किस्म के स्कैम ड्यूक प्ले को प्लान करने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो अपनी एक स्केरी सी किलर वाली आइज के साथ कहती है, क्या एनिस सच में मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है? पीछे से नाइट्स कहते हैं, मैंने अभी हाल में एक और खबर सुनी थी कि उसने ड्यूक ब्लेको के डिनर अपॉइंटमेंट को भी कैंसिल कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती, क्या ऐसी बात है? और अपने मन में सोचती है, क्या वो ड्यूक ब्लेको और मेल्वी के साथ अटैच नहीं होने वाले, उनके साथ स्टिक नहीं होने वाले हैं? उसकी नाइट्स आगे उसको खबर बताती है कि अभी हाल में मैंने और भी ज़्यादा खबरें सुनी हैं कि ड्यूक ब्लेको उसके मैंशन में भी विजिट करा था उसने। मुझे ज़्यादा इस बारे में डिटेल तो मालूम नहीं है, लेकिन उनके काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट प्लान्स हैं। वो अपने टेबल पे अपनी उंगली से टैप करते हुए उसका पूरा नाम लेती है, एनिस एनिस। क्या तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? क्या तुम मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो? या हो सकता है कि जैसे कि तुमने मुझे बताया कि तुम मेल्वी के करीब होगी, तो शायद ये तुम इस वजह से कर रही हो। तो इसके साथ ही हमारे इस पार्ट की जगह पर एंड होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।